हेलो फ्रेंड्स, आज हम फैक्टर एनालिसिस को किस तरह से एनालाइज किया जाए इस बारे में बात करते हैं। अभी तक मैंने जो 4 वीडियो बनाए हैं उनके अंदर पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया कि कंसेप्ट क्या है, यूसेज कहाँ कहाँ होता है, पर्पज़ क्या है यूज़ करने का। सेकंड वीडियो में मैंने बताया कि मैनुअल कैलकुलेशन कैसे की जाती हैं फैक्टर्स की, इटरेशन प्रोसेस क्या है। थर्ड में हमने बात किया कि कॉम्युनिटी, आइगन वैल्यू, फैक्टर लोडिंग, ये सारी कैसे आती हैं और कैसे चेक की जाती हैं। और फोर्थ वीडियो में एक कंप्लीट एग्जांपल लेके हमने शुरू से एंड तक देखा। फोर्थ वीडियो में एक चीज़ जो मिसिंग है वो ये है कि फैक्टर्स आ गए हैं, अब फैक्टर्स का एनालिसिस क्या किया जाए। तो एक्चुअली इसका फैक्टर एनालिसिस से कोई लेना देना नहीं है, इस चीज़ का लेना देना है कि आपका ऑब्जेक्टिव कैसा है। तो एक तो मैं यहाँ इस डिबेट में नहीं जाऊँगा कि EFA कब यूज़ करें, CFA कब यूज़ करें, ये मैं काफ़ी एक्सप्लेन कर चुका हूँ वर्कशॉप्स में या डिस्कशंस पे या गूगल ग्रुप के ऊपर। अभी मैं सिर्फ 4 ऑब्जेक्टिव को लेके फैक्टर एनालिसिस से कैसे यूज़ किया जा सकता है अलग अलग ऑब्जेक्टिव वाइज, इसके बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने जो डेल डाटा फाइल है जो लास्ट वीडियो में यूज़ की थी, फोर्थ में, वही है ये ऑब्जेक्टिव सेव फैक्टर का स्कोर सेव कर दिया था। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि टू डिटरमाइन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, लॉयल्टी, किसी भी तरह का। अब सबसे पहले देखा जाए कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव कैसा है। टू डिटरमाइन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, किसी चीज़ के फैक्टर निकालने हैं। तो अगर हम ग्रामेटिकल देखें तो फैक्टर्स हैं तो मल्टीवेरिएट है, एक से ज़्यादा फैक्टर निकलेंगे। लेकिन जो टेक्निकलिटी में अलग मैंने समझाने की कोशिश की थी, यूनिवेरिएट या बाईवेरिएट ऑब्जेक्टिव, ये यूनिवेरिएट ऑब्जेक्टिव है। यूनिवेरिएट ऑब्जेक्टिव का मतलब ये नहीं है कि हम एक फैक्टर निकाल देंगे, इसका मतलब है मैं इन फैक्टर्स का किसी और चीज़ के साथ रिलेशन नहीं निकाल रहा हूँ। लाइक मेरा ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन द फैक्टर्स, और मैं क्या निकाल दूँगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, यही आंसर होगा मेरा। हैप्पीनेस के, सेटिस्फैक्शन के कौन से फैक्टर्स हैं। प्रेफरेबली इस तरह का काम हम लिकर्ट स्केल के ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे लिकर्ट स्केल और 5 पॉइंट स्केल में डिफरेंस हो सकता है, वो आपको देखना होगा। अब 3 केस हमारे आ सकते हैं, 3 सिचुएशन आ सकती हैं इस केस में। पहला कि हमारे पास कोई रिव्यू अवेलेबल नहीं है, हालांकि ये बहुत कम होता है, PhD के अंदर तो बहुत ही कम होता है जब आपके पास रिव्यू होता है। फिर भी अगर आप एस्टेब्लिश करते हैं कि कोई रिव्यू नहीं है, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे आपने बात की, कुछ प्रैक्टिशनर हैं, कुछ स्टेटमेंट आपने इकट्ठी की, जो भी आपको लगा टारगेट ऑडियंस है उनसे डाटा कलेक्ट किया और उसके ऊपर आपने EFA यूज़ किया और EFA कुछ फैक्टर्स निकाल के आपको दे देगा। अब यहाँ आपने अपना जजमेंट यूज़ नहीं करना कि कुछ आपने ड्रॉप कर दिया, कुछ आपने ऐड कर दिया या मेरी स्टेटमेंट जंप हो गई, क्योंकि आपके पास कोई थ्योरी नहीं है, ना आपके पास कोई आइडिया है। आपने सिंपली जो रिस्पोंडेंट कहते हैं उनको क्लब किया, प्रोसीजर को यूज़ किया और स्टेटमेंट्स को डेवलप कर दिया। दूसरा हमारा बन सकता है केस जब हमारे पास रिव्यू अवेलेबल हो। जब रिव्यू अवेलेबल है तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट, यानी आपके पास कोई मॉडल, या कोई मॉडल का मतलब होता है वेरिएबल्स का रिलेशनशिप, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मीडिएटर फॉर्म में। क्वेश्चनर अलग चीज़ होती है। अगर आपके पास स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनर है या स्टैंडर्डाइज मॉडल है तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव बनता है ये चेक करना कि क्या वो क्वेश्चनर मेरे टारगेट ऑडियंस पे एज सच काम करता है। क्या जो थ्योरी किसी भी डेवलप्ड कंट्री में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में या किसी भी और कंट्री में डेवलप हुई है, क्या मेरे टारगेट ऑडियंस बिल्कुल वैसे ही सोचते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें डिफ़र करनी है कि फिज़िकल साइंसेस जैसे हाइट, वेट, फिज़िक्स के रूल्स, केमिस्ट्री के रूल, वो देश के अनुसार नहीं चलते, वो काल के अनुसार नहीं चलते, वो यूनिवर्सल होते हैं। फिज़िक्स का जो फार्मूला स्वीडन में होगा, इंडिया में भी वही होगा। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स की, ह्यूमन बींग्स के, वो भी ओपिनियंस की। ओपिनियंस बहुत हद तक सोशो कल्चरल इन्फ्लुएंस होते हैं और कोई ज़रूरी नहीं जो एक देश में लोगों का पैटर्न हो थिंकिंग का, दूसरे में भी वैसा ही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप एक स्टैंडर्डाइज स्केल लेते हैं तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव
हो जाता है कि उसको चेक करना क्या वो एज सच एप्लीकेबल है या नहीं है मेरे टारगेट ऑडियंस पे। वहाँ पर लगेगा CFA। हमारे पास 3 अलग अलग चीज़ होती हैं CFA में। एक रिग्रेशन आउटपुट होता है अनस्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट्स का, एक हमारे पास मॉडल फिट होता है, तीसरा रिलायबिलिटी और वैलिडिटी इश्यूज़ होते हैं। इन तीनों से हम एस्टेब्लिश करते हैं कि या तो वो हमारे टारगेट ऑडियंस पे बिल्कुल ठीक है, काम करता है, या काम नहीं करता है। काम मतलब मेरे रिस्पॉन्सेज सही नहीं आए मेरे रिस्पोंडेंट्स के। अगर सही नहीं आए हैं तब हमारे पास एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ये बताना कि फिर क्या होना चाहिए मेरी टारगेट ऑडियंस पे, जो कि थर्ड केस बन जाता है, जिसमें हम मॉडिफाइड करते हैं या अमेंड करते हैं, डिलीट करते हैं। इन सब में भी हमें CFA ही यूज़ करना होता है, और हम दोबारा से जो हमारा प्रपोज्ड मॉडल है हम दिखाते हैं कि जो एस्टैब्लिश ऑलरेडी मॉडल था उससे हमारे मॉडल में कैसे का स्क्वायर की वैल्यू जो मॉडल फिट में निकालते हैं कैसे वो कम आई है और बेटर प्रिडिक्शन हो गया। आई रिपीट, अगर आपके पास लिटरेचर अवेलेबल नहीं है और फिर भी आपने अपना जजमेंट दे दिया है, आपने कंसेप्चुअल एक आइडिया दिया है कि ऐसा होना चाहिए, ये मेजर करना चाहिए, इवन इन दैट केस आपको CFA यूज़ करना चाहिए। तो फर्स्ट है हमारा टू डिटरमाइन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग समथिंग, आप यूज़ करें EFA या CFA। सेकंड हमारा बनता है टू डिटरमाइन द सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, अवेयर, दैट मीन्स द लेवल ऑफ, यहाँ पे मुझे लिख देना चाहिए द लेवल ऑफ। इसका मतलब हमने क्या किया है अभी तक, सिंपल ये देखा कि फैक्टर्स कौन से हैं। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं वो जो फैक्टर्स आ गए हैं वो कैसे हैं, मतलब लोग उस पर हैप्पी हैं, अनहैप्पी हैं, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड हैं। जनरली लिकर्ट स्केल, जनरली हम स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री पूछते हैं, लेकिन ग्रुप पे एक मेल है कि 25 से ज़्यादा तरह की स्केल हो सकता है, लाइक हाई इन्फ्लुएंस से लो इन्फ्लुएंस, हाई एक्सटेंट से लो एक्सटेंट, हैप्पी से अनहैप्पी, अवेयर से नॉट अवेयर। तो आपका देखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव आपने क्या लिया है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये 2 अलग अलग बातें हैं। EFA CFA हमें सिंपली स्कोर दे रहे हैं कि कौन से फैक्टर, अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन द फैक्टर, तो EFA या CFA मुझे प्रोवाइड करेंगे दीज आर द फैक्टर्स, सिंपल फैक्टर्स। लाइक इस केस में जो डेल डाटा फाइल है मैंने निकाला, ये 3 फैक्टर हैं, और वो फैक्टर कैसे हैं मेरे, तो फैक्टर नंबर 1 जिसमें स्टेटमेंट 1 2 3 4 है, फैक्टर नंबर 2 जिसके अंदर 5 6 9 8 9 10 है, और फैक्टर 3 जिसमें 11 12 13 है। इनका मैं एक सूटेबल नेम दे दूंगा, उनको रिलायबिलिटी उनकी चेक कर लेंगे, कन्वर्जेंट वैलिडिटी भी आप निकाल सकते हैं। ये सारा करने के बाद आप बोलेंगे दीज आर द फैक्टर्स, राइट। चाहे वो EFA से आए चाहे वो CFA से आए, लेकिन इससे मुझे ये नहीं पता लगा, ये भी तय है कि ये जो पहला फैक्टर है ये ज़्यादा वेरिएंस एक्सप्लेन करता है, यानी जो टोटलिटी का 25% पहला फैक्टर एक्सप्लेन कर रहा है। इनिशियली 46 था, रोटेशन के बाद 25, सेकंड फैक्टर 24, थर्ड 22। लेकिन इसके बावजूद मुझे ये नहीं पता लग रहा कि इस स्टेटमेंट पे लोग हैप्पी हैं या अनहैप्पी हैं। लाइक मैंने कैसे पूछा था, ये मैंने यहाँ पे पूछा था 8 पॉइंट स्केल डिसएग्री से एग्री। तो ओवरऑल इस पे क्या बोल रहे हैं, देखिए मैं एक बार दोबारा बताऊं, ये जो फैक्टर्स आते हैं ये हाई कोरिलेशन की वजह से आते हैं, जिनका कोरिलेशन जितना हाई चांसेस वो स्टेटमेंट एक फैक्टर में जाए। तो इससे ये कंक्लूड नहीं कर सकते हम कि इस पे एग्री था या इस पे डिसएग्री था, वो कुछ भी हो सकता है, और वो चीज़ निकलती है मीन स्कोर से। फैक्टर वेरिएंस एक्सप्लेंट जो है वो फैक्टर का वेटेज बताता है, आउट ऑफ द टोटल ये फैक्टर कितना परसेंट डिनोट करता है, और मीन स्कोर बताता है उस फैक्टर पे लोगों का ओपिनियन आया था क्या, अवेयरनेस थे, सेटिस्फैक्शन थे, हैप्पीनेस थे, ये उससे पता लगेगा। अब अगर यही चीज़ हमें CFA में करनी है, लाइक अब इसमें एक प्रॉब्लम आने वाली है। अगर मान लीजिए मैंने EFA रन किया है, जैसे ये केस है, इसमें आपको याद होगा कि ये जितने भी फैक्टर आते हैं ये स्टैंडर्डाइज आते हैं, और इनका मीन स्कोर हमेशा 0 आता है। चेक कर लो, तो इनका मीन स्कोर 0, स्टैंडर्ड डेविएशन 1। तो अब ये तो मेरा ऑब्जेक्टिव बेकार ही हो गया, टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ, क्योंकि मीन तो हमेशा ही 0 आएगा। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, अपना नॉलेज यहाँ से लेते हैं कि फैक्टर 1 है 1 2 3 4, तो खुद अपना एक फैक्टर बना देते हैं, दैट इज़ लेट्स से फैक्ट 1, और ये फैक्ट 1 हमारा क्या होगा,
1 2 3 4 जो स्टेटमेंट थे उनका एवरेज ले लेते हैं। तो जबकि एक्सेल में इसको एवरेज लिखा जाता है, SPSS के फंक्शन का नाम है मीन। तो ओके, ये एक नया मीन स्कोर बन गया 5 पॉइंट। इसका टोटल 0 नहीं होगा, इसका मीन 0 नहीं होगा। और दूसरा फैक्टर बनाते हैं, फैक्टर 2। फैक्टर 2 थे मेरे 5 6 न्यू 8 9 10। इसको हम वैसे भी कर सकते हैं 5 6 न्यू वगैरह एंड डिवाइडेड बाय 5 और समथिंग 8। ये ट्रांसफॉर्म के अंदर, कंप्यूट के अंदर जाके हम ये सारे काम करते हैं। और 6 न्यू, ये हो गया मेरा सेकंड फैक्टर। और थर्ड फैक्टर 11 12 13। तो यहाँ पर 3 और इसमें 3 ही हैं। सो दोबारा मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, ये डबल क्लिक वाला थोड़ा जल्दी हो जाता है। 11 सिंटेक्स एक्सेल की तरह कॉमा ही लगता है और यहाँ पर इसका नाम है फंक्शन का मीन। ये मीन आ गया। और अब मुझे बताना है कि तीनों फैक्टर में किस में ज़्यादा लोग एग्री कर रहे थे, डिसएग्री कर रहे थे। तो इसमें लास्ट में फैक्टर 1 2 3। सो 4.3 4.8। अब एक देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हालांकि फर्स्ट फैक्टर सबसे ज़्यादा वेरिएंस एक्सप्लेन करता है, लेकिन एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट में हमारा फैक्टर 2 सबसे ज़्यादा मीन स्कोर है और फैक्टर 3 सबसे मीन स्कोर कम है। तो इसका मतलब ये हुआ, और स्टैंडर्ड डेविएशन थर्ड में सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये एक अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। तो ये दोनों में फ़र्क है। जब भी हम डिफाइन करते हैं टू डिटरमाइन द फैक्टर, जनरली हम वेरिएंस एक्सप्लेन वगैरह देते हैं कि ये फैक्टर है, और यहाँ पे हम उनका मीन स्कोर देंगे कि किस पे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन था, किस पे कम सेटिस्फेक्शन था। अगर आपने CFA रन किया है, CFA का भी इम्प्यूट कर सकते हैं, इम्प्यूटेड स्कोर का बिल्कुल ऐसे ही आप मीन निकाल सकते हैं। टू डिटरमाइन द फैक्टर्स, CFA से फैक्टर्स आ जाएंगे। और टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ हैप्पीनेस एक्सेट्रा, आपका स्केल हैप्पीनेस पे होना चाहिए, उसके लिए आप मीन स्कोर निकाल दें, इससे पता लगेगा। 2 और तरीक़ों से फैक्टर स्कोर को हम यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों हमारे बाईवेरिएट ऑब्जेक्टिव के अंडर आते हैं। अभी तक जो हमने दोनों किए हैं, पहला है टू डिटरमाइन द फैक्टर्स, सेकंड है हमारा टू डिटरमाइन द लेवल। ये भी यूनिवेरिएट ऑब्जेक्टिव है, मैं सिंपल सेटिस्फैक्शन लेवल का मीन निकाल रहा हूँ। नाउ द थर्ड थिंग इज़ टू डिटरमाइन वेदर फैक्टर्स, कौन से फैक्टर एज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑब्जेक्टिव नंबर 1 डिफर्स ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस डेमोग्राफिक वेरिएबल। यहाँ पे नंबर 1 तो ये ऑब्जेक्टिव जब आप लिखें, इससे पहला आपका ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वो होना चाहिए टू डिटरमाइन द फैक्टर्स, यानी उसके बाद ही लिखा जाता है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव से जो फैक्टर आए वो DV डिपेंडेंट वेरिएबल और डेमोग्राफिक इंडिपेंडेंट। आई होप यू रिमेंबर बाईवेरिएट एनालिसिस, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज़ डेमोग्राफिक वेरिएबल की 2 कैटेगरी हैं तो टी टेस्ट लगेगा, 2 से ज़्यादा पे अनोवा लग जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपना जो फैक्टर्स हैं वो इनके ऊपर लगाते हैं टी टेस्ट या इनके ऊपर लगाते हैं, रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम आएंगे दोनों के अंदर, चाहे आप EFA के बेस पे लगाएं चाहे CFA के बेस पे लगाएं। इन 2 के अलावा भी एक सिचुएशन हो सकती है, वो सिचुएशन है कि अगर आपकी सैम्पल एडिक्वेसी ही नहीं है, इन केस आपका डाटा नहीं हो पाया कलेक्ट, जितना हम बोलते हैं ना 5 टाइम्स होना चाहिए, KMO बहुत कम आया, उस केस में हम क्या करेंगे, अपने जजमेंट पे फैक्टर बनाएंगे कि फैक्टर 1 कंसिस्ट ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, लॉजिकल जो अभी आपको लगे, और उनका मीन स्कोर निकाल दीजिए और उसको डिपेंडेंट लेके और डेमोग्राफिक्स को इंडिपेंडेंट लेके टी टेस्ट या ANOVA यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा बाईवेरिएट ऑब्जेक्टिव है जब हम फैक्टर्स को एज डिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। लास्ट हमारा हो सकता है टू प्रिडिक्ट अ मॉडल फॉर एनी डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स। कौन से फैक्टर जो ऑब्जेक्टिव 1 से आए हैं, तो पहला तो ये भी आपको इन कंजंक्शन लिखना पड़ेगा, यानी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि टू डिटरमाइन द फैक्टर्स, उसके बाद ये लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हमने रिवर्स केस कर दिया कि इन फैक्टर्स को हमने लिया है इंडिपेंडेंट, ये जो फैक्टर्स आए हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव से, और कोई और हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है अगर वो मीट्रिक है यानी लिकर्ट स्केल पे है या रेशो पे, तब तो हम मल्टीपल रिग्रेशन यूज़ करेंगे। कोशिश करनी चाहिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही हो, एक से ज़्यादा अगर होगा और आप कहें साइमल्टेनियसली दोनों का इफेक्ट देखना है, तो हमें फिर पाथ एनालिसिस या मनोवा में जाना पड़ेगा।
अगर डिपेंडेंट वेरिएबल नॉन मीट्रिक है, कैटेगोरिकल है तो लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन, अगर 2 कैटेगरी हैं तो बाइनरी रिग्रेशन, और 2 से ज़्यादा हैं तो मल्टीनॉमिनल रिग्रेशन। तो यहाँ पर भी आप टेक्निकली EFA के भी फैक्टर ले सकते हैं, CFA के भी, पर अगर आपको याद हो EFA, हम तब एक पर्पज़ EFA को लगाने का ये भी होता था कि हमें जो फैक्टर्स क्रिएट करने हैं वो टोटली अनकोरिलेटेड होने चाहिए, यानी मल्टी कोलिनियरिटी नहीं हो उसमें। यानी बेसिकली EFA ऐसे फैक्टर प्रोड्यूस करता था जो आगे चल के रिग्रेशन में यूज़ हो सके। CFA से आप करते हैं इवन इम्प्यूटेड फैक्टर्स जो आपके आते हैं उनके अंदर फैक्टर कोरिलेशन कुछ ना कुछ ज़रूर रहता है, तो वहाँ पर मल्टी कोलिनियरिटी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता आप EFA करते हैं या CFA, ये डिपेंड करेगा आपके पास थ्योरी है या नहीं है, लिटरेचर है या नहीं है। लेकिन इन फैक्टर्स को एक बार ऑब्टेन करने के बाद इन पे आगे क्या करना है, ये 4 ऑब्जेक्टिव मेरे अनुसार तो 4 हैं, हालांकि 5वां बन सकता है कि ये जो फैक्टर आए इनको आप MDS में यूज़ कर सकते हैं, क्लस्टर एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आगे किसी भी तरह का यूज़ कर सकते हैं। 2 हमारे यूनिवेरिएट ऑब्जेक्टिव हैं, टू डिटरमाइन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग और टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। 2 तरीके से बाइवेरिएट कर सकते हैं, इन फैक्टर्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ करें या इनको डिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ करें। ये 4 मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड्स होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू वर्क ऑन फैक्टर एनालिसिस। बाकी आप कोई भी स्टैंडर्ड पेपर देख सकते हैं, उनमें दिया होता है कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। आई होप द वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। थैंक यू।